हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 में। और आज के क्लास में हम लोग रेट लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है बाबू, रेट लॉ और पूरा केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई बच्चा रेट लॉ नहीं पढ़ेगा तो वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मतलब इस चैप्टर का सवाल नहीं बना पाएगा, न्यूमेरिकल नहीं बना पाएगा। तो अगर वो ये लॉ पढ़ेगा तभी सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेट लॉ क्या होता है। सबसे पहला लाइन जो यहाँ हिंदी में लिखे हैं उसको दिमाग में डालो। यहाँ प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जब बात हमारा रेट लॉ का होगा, जब बात हमारा किसका होगा, रेट लॉ का, तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिमाग में डालो। जब बात रेट लॉ का होगा तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिमाग में डालो। ठीक है सर, दिमाग में चला गया। तो सुनो बाबू, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है सर, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। तो जब हम रेट लॉ का बात करेंगे तो हमको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है बाबू, रिएक्टेंट से मतलब है। एक बात समझो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुमको तुम्हारे एग्जाम में रिजल्ट अच्छा करना है, अगर आपको आपका रिजल्ट अच्छा करना है तो बताओ रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारे हाथ में है। रिजल्ट कितना आएगा, परसेंटेज कितना आएगा, तुम्हारे हाथ में है क्या, बताओ। कितना नंबर आएगा, कितना परसेंटेज आएगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है। सर मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में रिएक्टेंट है, मने तैयारी है। रिएक्टेंट है मने तैयारी है कि सर तैयारी में क्या कर रहे हैं हम, तैयारी में हम नोट्स बढ़िया से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, हम बढ़िया से नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्लियर हुआ ये चीज़। हम रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे यही सब चीज़ हमको देखना है, यही सब चीज़ हमको देखना है। नोट्स, रिवीजन, ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब ठीक है तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा अपने आप। क्लियर हुआ ये चीज़। तो रिजल्ट, प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है रिएक्टेंट। तो बस वही चीज़ तुमसे रेट लॉ बोलता है। रेट लॉ बोलता है प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है। ठीक है सर, चलिए समझ गए। अब तुमको दिखाते हैं यहाँ पे हम कि रेट लॉ का डेफिनेशन क्या होगा। सर एग्जाम में अगर रेट लॉ आ गया कि रेट लॉ को डिफाइन कीजिए, डिफाइन कीजिए, बताइए कि रेट लॉ क्या होता है। ठीक है, देखो इधर रेट लॉ को कैसे डिफाइन। अगर हमसे पूछ दिया कि डिफाइन कीजिए रेट लॉ, डिफाइन कीजिए रेट लॉ, हम बोले ठीक है। ध्यान से सुनना, रेट लॉ का डेफिनेशन क्या होगा बाबू। रेट लॉ होता है रेट ऑफ रिएक्शन। एकदम मेरे साथ ये सारा चीज लिखिए, अगर लिखा हुआ है तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन, टू दी पावर एन। बिल्कुल ये चीज समझाएंगे, पहले इसको दिमाग में डालो कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के मात्रे पे। कि मेरा रिएक्शन कैसा होगा, मेरा रिएक्शन का रेट कैसा होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। पहले इतना बात दिमाग में डालो, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसी को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक बार और सुनो, रेट लॉ क्या होता है सर, जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टू दी पावर एन। अब इसको समझते हैं। इधर देखो सर, जैसे मेरा कहीं पे बन रहा है आर से पी, आर मने रिएक्टेंट, अब पी मने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो सुनो, जो मेरा रेट ऑफ, पहले रेट लॉ लिख देते हैं। सर जो मेरा रेट लॉ होगा वो क्या होगा, तो बाबू रेट लॉ होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला साइन होता है बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये वाला साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसके पावर में बाबू, इसके पावर में एन लगा देंगे। क्लियर हुआ ये चीज। रेट लॉ क्या होता है, इधर सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसके पावर में लगा देंगे n। क्लियर हुआ ये चीज? n क्या होता है सब बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो कि n क्या होता है हम बताएंगे। ये हो गया। अब सुनो बाबू, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहां आता है कांस्टेंट। तो ठीक यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? k। और ये जो k है बाबू, ये जो k है, इस k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बाबू इसको? रेट कांस्टेंट। बता, इतना बात समझ में आया? हाँ सर, इतना बात समझ में आ गया। बाकी वही का वही रहने दो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और पावर में लिख देंगे n। पावर में क्या लिख देंगे? n। बोलो, इतना बात क्लियर हुआ? यहाँ है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब सुनो बाबू, इधर देखना। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद इज इक्वल टू है ए के मने रेट कांस्टेंट। अब सुनो, कंसंट्रेशन मने ये वाला डब्बा बनाते हैं, ये वाला डब्बा, और रिएक्टेंट को दिखाते हैं आर से। सुनो इधर ध्यान से, ई वाला जो डब्बा है बाबू, ये डब्बा बताता है कंसंट्रेशन के बारे में, और रिएक्टेंट को दिखाते हैं आर से। तो इस तरह डब्बा बना दिए मैंने कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट के लिए लिख दिए इसके अंदर आर, और पावर में लगा दिए एन। ये हो गया शॉर्टकट, एकदम यही वाला जो ज़्यादातर यूज होगा, यही वाला है जो ज़्यादातर यूज होगा। 99% यही यूज होगा। 99 हटा दो, 100% यही। ठीक है, इसको लिखने सीख जाओ। अगर कहीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n। कंसंट्रेशन को डब्बा से दिखाते, रिएक्टेंट को आर से दिखाते, तो ये लिख दिए। अब देखो बाबू, ये जो लिखे ना, ये वाला चीज, ये ठीक है, ध्यान देना। ये जो चीज है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत बढ़िया। सपोज दैट मेरा, एक सेकेंड, सपोज अगर मेरा कि बाबू ए से बन रहा है बी, ए से क्या बन रहा है? बी। ध्यान देना, एरो के आगे वाला प्रोडक्ट होगा और एरो के पीछे वाला रिएक्टेंट होगा। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रेट लॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका? रेट लॉ। बाबू इसका जो रेट लॉ होता है वो कुछ ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला बात, रेट लो है तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो कंसंट्रेशन के लिए ये वाला डब्बा बनाएंगे। हाँ सर, ये वाला डब्बा बनाएंगे, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर क्या लिखेंगे? ए, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट क्या है? यहाँ रिएक्टेंट क्या है? ए। तो इसके अंदर लिखेंगे ए, और पावर में लगा देंगे एन। बताओ ये चीज क्लियर हुआ? रेट लो क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर एन। यहाँ रिएक्टेंट के तौर पे ए रखा गया, इसका ध्यान देंगे। अरे यहाँ रिएक्टेंट के तौर पे ए रखा गया बाबू, अरे रिएक्टेंट के तौर पे यहाँ ए रखा गया, इस पे ध्यान देना। क्लियर हुआ ये चीज? अब सुनो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर ये एन क्या है? सर बार बार जो आप एन यूज कर रहे हैं, ये एन क्या है बाबू? ये एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर, समझ गए क्या है ये? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। क्या है ये? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रेट लॉ कैसे लिखते, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। हमको एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज बाबू अगर एक्स से बन रहा है वाई, एक्स से क्या बन रहा है? वाई। सुनना इधर ध्यान से, जो एरो के आगे वो प्रोडक्ट है, यानी वाई प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर, प्रोडक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है सर, समझ गए। लेना देना सिर्फ किससे है? रिएक्टेंट से। तो देखो ऐसे लिखेंगे रेट लो, रेट लो, और फिर लिखेगा नीचे, फिर लिखेगा नीचे बाबू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन। सुनो बाबू, जब कोई चीज हम रिपीट कर रहे हैं और तुमको लग रहा है कि नहीं यार ये तो पढ़ा है, मास्टर रिपीट कर रहा है, तो सुनो उस केस में क्या करो, स्पीड को बढ़ा दो, थोड़ा 2x कर लो, जल्दी से इसे पार कर लो। क्योंकि मेरा काम है कि चीज को हम दिमाग में डाल दें। तुम मेरा लेक्चर देख दो, उसके बाद तुमको पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े।
हम ये कोशिश करते हैं, इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है तुम इरिटेट भी हो जाओ इस चक्कर में कि यार मास्टर एक ही चीज को 2-3 बार बताता, तुम स्पीड बढ़ा दो, तेरे पास स्पीड है 2x पे चले जाओ, ठीक है। हाँ आता है तो थोड़ा सा पार कर लो, 10x पार कर लो, 20x स्पीड आगे बढ़ा लो। लेकिन हम तो बताएंगे बाबू, मेरा काम है कि एकदम बेसिक से एकदम दिमाग में डालें। सॉरी देखो तुमको समझावत तो यहाँ हम लिख दिया आर, एक्स का पावर एन, ठीक है। के मतलब क्या होता है, रेट कांस्टेंट, याद रखना, इसको मत भूल जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सर, अभी तक तो अगर एक गो रिएक्टेंट रहेगा तो हम उसका रेट लॉ लिख लेंगे, लेकिन सर अगर दो गो रिएक्टेंट रहा तब सर, दो गो रिएक्टेंट कहने का मतलब सर, अगर रहा ए प्लस बी, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है सर। ए प्लस बी से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो सर इस केस में क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। सुनो यहाँ दो दो रिएक्टेंट है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो रेट लो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखो रेट लो, ठीक है सर। उसके बाद लिखो बाबू यहाँ, उसके बाद नीचे लिखो कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट क्या है बोलो बी, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट क्या है बी, यानी डब्बा वो दूगो बनाएंगे, के को डब्बा बनाएंगे बाबू दूगो, ऐसा ऐसा के को डब्बा बनाएंगे दूगो। क्लियर हुआ ये चीज, एक डब्बा के अंदर हम ए लिखेंगे और एक डब्बा के अंदर हम बी लिखेंगे, समझ में आया। अच्छा सर ये चीज तो समझ गए, ये चीज तो समझ गए, लेकिन यहाँ पे एक बात बताइए, एक सेकंड यहाँ मच्छर बैठ जा रहा है। सर ये चीज तो समझ गए, एक बात बताइए, ये चीज तो समझ गए, एक बात बताइए, एन कहाँ गया। सुनो बाबू, जब दो रिएक्टेंट रहेगा तो कैसे लिखेंगे, इधर सुनो। अब सुनो, अब इसके पावर में एन नहीं लिखना है, अब इसके ए के पावर में लिखना है एक्स और बी के पावर में लिखना है वाई। क्लियर हुआ ये चीज, ध्यान देना, ए के पावर में लिखेंगे एक्स और बी के पावर में लिखेंगे वाई, समझ में आया मेरा बात, ठीक है सर। सर एन कहाँ गया सर, तो एन निकालने का उपाय क्या है, देखो एन निकालने के लिए क्या करना, एक्स और वाई को जोड़ देना, एक्स वाई को क्या करना बाबू, जोड़ देना, ठीक है। इसके पावर में एक्स और वाई लिखेंगे, एक्स प्लस वाई कर दीजिएगा, एन निकल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, एन मने क्या होता है, तो एन मने होता है बाबू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख लो बाबू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है सर, यहां तक तो बहुत बढ़िया समझ गए। अब आगे लिखते हैं यहाँ पे, अब आगे लिखते कंप्लीट करते हैं इसको। देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ सर क्या आएगा, और ये जो चीज है ये पूरा का पूरा हो जाएगा रिपीट, पूरा का पूरा हो जाएगा रिपीट, हूबहू जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया। सर दो रिएक्टेंट रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे रेट लो, ये देख लो बाबू, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो कि अगर दो रिएक्टेंट रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया। अच्छा सर अगर तीन रिएक्टेंट रहेगा तो क्या करेंगे, तीन गो रिएक्टेंट रहेगा तो क्या करेंगे, मान के चलिए हमको ऐसा मिल गया ए प्लस बी प्लस सी, सर तीन तीन गो रिएक्टेंट है सर, और इससे बन रहा है प्रोडक्ट, इससे क्या बन रहा है बाबू, प्रोडक्ट, तीन तीन रिएक्टेंट है सर। सर इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो, इसका रेट लॉ लिखने के लिए, इसका रेट लॉ लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये गो रिएक्टेंट है, तीन गो है क्या, तो तीन गो डब्बा बनाओ कंसंट्रेशन का, एक डब्बा, दो डब्बा और तीन डब्बा, बहुत बढ़िया। एक डब्बा के अंदर लिखो ए, एक डब्बा के अंदर लिखो बी, एक डब्बा के अंदर लिखो सी। सर पावर में क्या रखेंगे, जो पावर है सर पावर में क्या रखेंगे, तो बाबू पावर में ए का पावर मान लो एक्स, बी का पावर मान लो वाई और सी का पावर मान लो जेड। क्लियर हुआ चीज, ये अपने मन से मानना है, हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखिए। सर एन कैसे निकालेंगे, तो तुमको एन अगर निकालना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, निकल जाएगा एन। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया, ठीक है, बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया, तुम सीख गया, बहुते बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी को नीचे लिख देंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, बस एक मिनट, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू और के, बाकी सेम टू सेम। बताओ समझ में आया,
क्लियर हुआ ये चीज कि सर रेट लॉ कैसे लिखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इसी तरह से लिखते हैं रेट लॉ। क्या लिखते हैं बाबू? रेट लॉ। क्लियर हुआ ये चीज? सर एक बात बताइए, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ एन में क्या होगा? सर हमको कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ एक्स में क्या होगा, यहाँ वाई में क्या होगा? सर यहाँ एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा, जेड में क्या होगा? क्लियर हुआ ये चीज? अब मेरा बात इधर से सुनो, इधर से सुनो। ये जो पावर है, किताब में एक लाइन लिखा है, ये जो पावर है, पावर एन, ठीक है, में बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू कोफिशिएंट, इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। उतना हटाओ, सीधा सा चीज लिख देते हैं कोफिशिएंट। ये जो तुम्हारा पावर है, ये कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पावर में भी माने हो सकता है कि ये कोफिशिएंट के बराबर हो जाए और नहीं भी बराबर हो सकता। सर ये लाइन तुमको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एग्जांपल देंगे समझ जाएगा। पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा जो पावर है वो कोफिशिएंट के बराबर है। इसको देखना क्या होता है, इधर देखो, देखो इधर। सपोज दैट हम यहाँ लिख रहे हैं 2r से p, 2r से क्या बन रहा है? p माने प्रोडक्ट बन रहा है बाबू, ठीक है सर, प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो इधर ध्यान से, ये देखो इधर, इधर ये जो 2 लिखा है r के आगे, इसको बोलते हैं बाबू कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बाबू इसको? सर इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं बाबू इसको? कोफिशिएंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो बाबू, इसका रेट लॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका रेट लॉ। देखो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, इधर देखना। यहां लिखेंगे सर रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर, और पावर में एन था। क्लियर हुआ ये चीज? अब सुनो, ये जो एन है इसको हम कोफिशिएंट के बराबर रख देंगे। एन को किसके बराबर रख देंगे? कोफिशिएंट के बराबर। तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर, और यहाँ पे देखो एन किसके बराबर हो जाएगा? कोफिशिएंट के, तो यहाँ 2 लिख देंगे। क्लियर हुआ ये चीज? बताओ कितना आसान है, समझ में आया कि एन में क्या होगा? जो कोफिशिएंट होगा वही पावर बन जाएगा, जो कोफिशिएंट होगा वही पावर बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर ये तो बड़ा आसान था, बहुत ही आसान था, हम तो वही बोल रहे हैं कि बहुत आसान है। इधर देखो, सपोज दैट हम तुमको ऐसे बोले कि x प्लस वाई से बन रहा है प्रोडक्ट, x प्लस वाई से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, अब सुनना इधर ध्यान से। अगर x के आगे कुछ नहीं लिखा है, अगर x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो अपने मन से वहां 1 मानेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ 1 है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया बोलो? x का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। उसी तरह से अगर y के आगे भी कुछ नहीं लिखा है तो अपने मन से क्या मानेंगे बाबू? अपने मन से वहां पे 1 मानेंगे। ठीक है, तो बोलो y का भी कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। यस सर, ये तो बहुत आसान है, समझ गए ये चीज। तो देखो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे। इसका रेट लॉ लिखने के लिए बाबू हम लिखेंगे इससे पहले रेट लॉ, फिर नीचे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ x, और यहां लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ y। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ध्यान देना, बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। ठीक है सर, हम क्या सिखाए थे कि इसके पावर में x लिख देंगे और इसके पावर में y लिख देंगे। अब x की जगह पे क्या रख देंगे? सर कोफिशिएंट को रख देंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो सर ये चीज हो जाएगा मेरा, एक सेकेंड, यहाँ पे x की जगह पे, इधर देखो, यहाँ पे x की जगह पे रख देंगे 1 और y की जगह पे रख देंगे 1। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा के, कंसंट्रेशन ऑफ x का पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ y का पावर भी 1। क्लियर हुआ ये चीज? सर हमको तो n निकालना था, n निकालने के लिए क्या करेंगे? सर x प्लस वाई कर देंगे। यहाँ x की जगह पे कितना रखे थे सर? रुको, यहाँ x ही रहने देते हैं, यहाँ पे x ही रहने देते हैं, यहाँ x यहाँ y। ठीक है सर, x की जगह पे कितना है? 1, और y की जगह पे कितना है सर? 1। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, और ये n इज इक्वल टू 2 जो आया है बाबू, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुआ ये चीज? सर ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, बहुत ही आसान, हम तो शुरू से बोल रहे हैं। चलो इधर आ जाओ, अब सही में एक रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, मान के चलो अगर हम एक रिएक्शन है N2
प्लस H2, इन दोनों को रिएक्ट करके बना रहे हैं अमोनिया, अमोनिया बन रहा है, ठीक है, यही है, हाँ सर यही है। अब सुनना, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 3। अब ये बैलेंस है, क्लियर हुआ ये चीज। सबसे पहले ये बताओ कि कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट कितना है। सर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा बाबू, 1 होगा। हाँ सर समझ गए, यानी कि मेरा N2 का कोफिशिएंट कितना है 1, H2 का कोफिशिएंट कितना है 3 और NH3 का कोफिशिएंट कितना है 2। लेकिन हमको प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है क्योंकि हम रेट लॉ पढ़ रहे हैं बाबू, क्लियर हुआ ये चीज। अब बोलेंगे इसका रेट लॉ लिख के दिखाओ, रेट लॉ लिख के दिखाओ, बताओ कैसे लिखेगा। तो पूरा ध्यान इधर देना, पूरा ध्यान इधर देना। यहाँ लिखेंगे हम कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2, क्लियर हुआ ये चीज। यहाँ पे लिख देंगे पावर में x, यहाँ पे लिख देंगे पावर में y, क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो यहाँ यही चीज को दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा k, और यहाँ पे देखो इधर यहाँ पे, अब बोलो यहाँ x के जगह पे क्या रख देंगे 1, अब बोलो यहाँ H2 के जगह पे क्या रख देंगे, जल्दी बोलो सर। यहाँ रख देंगे y के जगह पे 2, क्लियर हुआ ये चीज। H2 के पावर में, सॉरी 3 है ना, H2 के पावर में लिख देंगे 3, क्लियर हुआ ये चीज। समझ में आया, बहुते बढ़िया। सर हमको n निकालना था, क्या निकालना था, तो n का फॉर्मूला क्या बताए थे, x प्लस वाई, x प्लस वाई। सर x का वैल्यू कितना है 1, सर y का वैल्यू कितना है 3, तो ये क्या आ गया 4, क्लियर हुआ ये चीज। तो n का वैल्यू कितना आ गया 4। सर बहुत बढ़िया, समझ में आया, बहुत अच्छे से ये चीज़ हम पकड़ लिए। लेकिन तुम जैसी ज़िंदगी में भी देखता होगा, कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, और जैसे ही तुमको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया उसी समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, ज़िंदगी में कुछ दुख परेशानी शुरू हो जाता है। जैसे ही तुमको लगेगा कि तुम्हारा ज़िंदगी ठीक हो गया वहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही तुमको लगेगा कि तुम रेट लॉ सीख गया, अब तुम्हारा जिंदगी का परेशानी खत्म हो गया। यहाँ पे एक बात यहाँ पे हम लिखे थे, उस बात को देखो, हम क्या लिखे थे यहाँ कि जो पावर है, ठीक है, मे और मे नॉट भी इक्वल टू कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर हुआ ये चीज। मतलब यही कहना चाह रहे हैं, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो कोफिशिएंट है x का 1, तो ये पावर में 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये जो y के पावर में है 1, ये कोफिशिएंट पावर के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर यहाँ हमको कैसे पता चलेगा, हम बहुत कंफ्यूज हो गए, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया। आप ही इसको क्लियर कीजिए कि हमको कैसे पता चलेगा। तो इधर देखो बाबू, हम एक चीज़ लिख देते हैं, हम एक चीज़ लिख देते हैं, उसको ध्यान देना, उस पर ध्यान देना, काम बन जाएगा, उस पर काम बन जाएगा जो चीज़ यहाँ लिख रहे। देखो इधर, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर अ एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर अ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, या तो एलिमेंट्री लिखा होगा या फिर एलिमेंट्री की जगह लिखा होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, तभी तुम्हारा जो पावर है बाबू, जो पावर है बाबू, वो बराबर होगा कोफिशिएंट के। तभी तुम्हारा पावर किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट के। अगर यहाँ पे लिखा होगा एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन, तभी पावर और कोफिशिएंट बराबर होगा, क्लियर हुआ ये चीज। लेकिन 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 अगर सवाल में लिखा होगा, अगर सवाल में लिखा होगा फॉर अ जनरल रिएक्शन, अगर जनरल रिएक्शन लिखा है, मान के चलो फॉर अ जनरल रिएक्शन, सपोज दैट कुछ ऐसा लिखा है, क्लियर हुआ ये चीज, उस केस में तुम्हारा जो पावर है बाबू, जो पावर है वो कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगा, पावर कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगा, कोफिशिएंट, ठीक है, पावर कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगा, सीधा सा बात मेरा याद रखो, क्लियर हुआ ये चीज। एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखा होगा तभी पावर कोफिशिएंट बराबर होगा, इक्वल टू होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्लियर हुआ ये चीज। सीधा सा बात बाबू, ये याद रखना, क्लियर हुआ ये चीज, बहुत बढ़िया। अब सपोज दैट तुमको एक ही क्वेश्चन में दो तरीका से दिखाते हैं,
सपोज दैट वो वाला देखो, अगर लिखा रहा है यहाँ फॉर अ एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर ऐसा लिखा रहा फॉर अ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शन लिखा है 2a प्लस 3b, 3b से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। सेम सवाल हम लोग ले लेते हैं, बिल्कुल सेम, कुछ हेरा फेरी नहीं करते हैं, सेम सवाल हम ले लेते हैं, इधर सुनो, सेम डिट्टो सवाल ले लेते हैं, लेकिन एक बार एलिमेंट्री की नहीं ले लेते हैं, एलिमेंट्री की जगह लिख देते हैं जनरल, एलिमेंट्री की जगह क्या लिख देते हैं बाबू, जनरल, जनरल रिएक्शन, ठीक है, जनरल रिएक्शन। मेरा बात ध्यान से सुनना, देखो कैसे, इसके लिए रेट लो कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा है, मतलब बाबू मेरा बात याद रखना कि जो मेरा पावर है, जो मेरा पावर है वो बराबर होगा कोफिशिएंट के, इसके बराबर होगा कोफिशिएंट के, हाँ सर, ठीक है, ये बात समझ गए, क्लियर हुआ ये चीज, बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ लिखेंगे रेट लो, रेट लो, ठीक है सर, समझ गए। नीचे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ क्या दो दो को है क्या, तो दो को डब्बा बनाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी, क्लियर हुआ ये चीज। पावर में शुरू में एक्स और वाई रहने दो, क्लियर हुआ ये चीज। सर क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो एक्स है वो किसके बराबर होगा बाबू, कोफिशिएंट, तो ए का कोफिशिएंट कितना है 2, तो एक्स की जगह पे 2 हो जाएगा, और सर बी का कोफिशिएंट कितना है 3, तो वाई की जगह पे कितना हो जाएगा 3 लिख सकते हैं, क्लियर हुआ ये चीज। कब x इज इक्वल टू 2 होगा, कब y इज इक्वल टू 3 होगा, सब अगर सर अगर क्वेश्चन में एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा है तब x 2 के बराबर होगा और y 3 के बराबर होगा। बोलो ये बात समझ में आया, हाँ सर ये बात समझ में आ गया। यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 और बी का पावर 3। बोलो ये बात क्लियर हुआ, हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए। लेकिन सर एक और सवाल था ना जनरल वाला, सर इस केस में रेट लो कैसे लिखेंगे, अब ध्यान देना, इस केस में जब रेट लो लिखेंगे तो जो ए का कोफिशिएंट है 2 और बी का कोफिशिएंट है 3, तो कोफिशिएंट पावर में नहीं जाएगा, कोफिशिएंट पावर में नहीं जाएगा। अगर जनरल रिएक्शन लिखा है मतलब जो मेरा कोफिशिएंट है, जो मेरा कोफिशिएंट है वो पावर के बराबर नहीं होगा, सिंपल सा बात। तो x को x ही रहने देंगे और y को y ही रहने देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे रेट लो, रेट लो, क्लियर हुआ ये चीज। फिर यहाँ लिखेंगे हम कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, बहुत बढ़िया। अब सर ए का पावर कितना है सर, कुछ भी हमको उससे कोई मतलब नहीं, एक्स वाई ही रहने देंगे, ठीक है। एक्स के जगह पे 2 नहीं लिखना है और वाई की जगह पे 3 नहीं लिखना है, मतलब यहाँ पे जो मेरा एक्स है इज नॉट इक्वल टू 2 होगा और जो मेरा वाई है इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, क्लियर हुआ चीज। यहाँ कोफिशिएंट पावर के बराबर नहीं होगा, सीधा सा बात है जो आपको यहाँ याद रखना है बाबू। जो रेट लॉ दिया है इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि एनसीईआरटी में रेट लॉ के लिए क्या लिखा है। देखो बाबू सपोज दैट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है, कंसीडर्ड अ जनरल रिएक्शन। अगर जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है मतलब जो मेरा कोफिशिएंट होगा, जो मेरा कोफिशिएंट होगा वो पावर के बराबर नहीं होगा, ठीक है सर, ये बात तो समझ गए, बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ गए। अब इधर देखो वही चीज लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कंसीडर्ड रिएक्शन, तो ए प्लस बी, ए और बी, जो कैपिटल ए और बी है ये है रिएक्टेंट और कैपिटल सी और डी है मेरा प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट से बात करें क्योंकि रेट लो पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी आर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये मेरा कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट है और प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट से हम बात नहीं कर रहे, प्रोडक्ट से हमको लेना देना नहीं है। देखो लिखा रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, इधर देखो, और यहाँ लिखा है एक्स और यहाँ क्या लिखा है वाई, क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया। यहाँ लिखा है एक्स, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इधर देखो यहाँ लिखा है एक्स और यहाँ क्या लिखा है वाई। नीचे एक लाइन भी लिखा है कि जो एक्स और वाई है, जो एक्स और वाई है मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट।
ये इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है। हम तो तुमको सिखा दिए हैं कब बराबर होगा और कब बराबर नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज़? इतना बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो यहाँ तक तो सीख गया। अब आगे हम लोग सीखेंगे बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बाबू? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सुनना एकदम ध्यान से इस चीज को। हम क्या लिखें? सम माने जोड़ना। क्या जोड़ेंगे? जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उसका पावर को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से मेरा बात सुनो। जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उसका पावर को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से याद रखना बाबू, क्योंकि ये पीवाईक्यू में पता नहीं कितना बार इस पे सवाल आया, बहुते बार। बहुत इजी है, लेकिन हर बार से देख रहे एक सवाल। तुम खुद ही पीवाईक्यू बुक उठाओ और देखो इसको, तो याद रखो एक बार मेरे साथ। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया होगा उसके पावर के सम को अगर जोड़ देंगे, उसके पावर को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको बढ़िया से थोड़ा समझते हैं। सपोज दैट अगर कहीं लिखा एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या लिखा बाबू? एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन अगर कहीं पे लिखा, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इधर, और यहाँ लिखा 2A + 3B, और इससे बन रहा प्रोडक्ट, इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। और हमको लिखना रेट लो। क्या लिखना हमको? रेट लो। इधर ध्यान देना, रेट लो, रेट लो। ठीक है, देखो रेट लो कैसे लिखते हैं, इधर ध्यान देना। हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यहाँ के गो रिएक्टेंट है? दूगो है, ए है और क्या है? बी है। तो यहाँ दूगो डब्बा बनाएंगे, एक डब्बा ऐसे करके ए और एक डब्बा ऐसे करके बी। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर, बहुत बढ़िया, समझ गए। अब बोलो ए के आगे कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो ए का कोफिशिएंट कितना है? 2, और बी का कोफिशिएंट कितना है? 3। यही चला जाएगा पावर में, तो ए के पावर में 2 और बी के पावर में 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोग क्या सीखे? जो मेरा पावर होता है बाबू, वो किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट के बराबर होता है। बोलो, सिखाई वाला बात। पावर किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट के बराबर होगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया सीख गए। अब सुनो यहाँ से आगे, यहाँ से आगे क्या करना है सुनना इधर ध्यान से। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा के, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, पावर में कितना है सर? यहाँ पावर में है 2, यहाँ पावर में है 3, 2 और 3। ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से, हमको कुछ नहीं करना, एकदम आराम से मेरा बात सुनना बाबू। जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में होगा, अरे जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में होगा उसको जोड़ देंगे, निकल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बताओ यहाँ क्या है बाबू? यहाँ क्या है? 2, यहाँ क्या है बाबू? 3। तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, यानी 2 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इसी को हम बोलेंगे ऑर्डर। क्या बोलेंगे बाबू? ऑर्डर। समझ में आया? इसी को क्या बोलेंगे? ऑर्डर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो हमको बताओ बाबू। इसी को क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, बताओ हमारी बात समझ में आया? सर जो भी पावर में दिया होगा उसको जोड़ देंगे, ऑर्डर निकल जाएगा सर, ऑर्डर निकल जाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ सवाल है एनसीईआरटी के, उसको हम देख लेते हैं। कुछ एनसीईआरटी के सवाल है, उसको हम देखते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा बहुत तुमको हम एनसीईआरटी का सवाल कराते हैं। इधर देखो, जैसे ये सवाल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.3। अब बहुत टीचर हम यूट्यूब में देखते हैं या फिर ऑफलाइन में भी देखते हैं, बोलता है एनसीईआरटी मत पढ़ना, एनसीईआरटी अच्छा बुक नहीं है। बाबू उससे यही कहना चाहेंगे कि उस टीचर को एनसीईआरटी पढ़ाने आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना समझना आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है एनसीईआरटी। और नहीं विश्वास होता है तो खुद से कभी लेके बैठो एनसीईआरटी, और 2 लाइन पढ़ के समझा दो कि कितना समझ में आता है। लेकिन कुछ टीचर को यूट्यूब में हम देखते हैं बोलते हुए कि नहीं एनसीईआरटी को थोड़ा सा, क्या हम, मेरा ना कसम से बहुत ज़्यादा थोड़ा अभी कमेंट सेक्शन उमें, इधर देखो, इधर
इधर आ जाओ, छोड़ो इधर देखो। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट लो एक्सप्रेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू के। यहाँ देखो ए के कंसंट्रेशन में क्या है 1/2, हाँ सर 1/2, और बी के कंसंट्रेशन में क्या है 3/2। अब सुनना इधर ध्यान से, तुमको क्या सीखा है, पावर को जोड़ दो, पावर को जोड़ देना है, जोड़ देना है। बताओ कोई दिक्कत, पावर को जोड़ देना है, पावर को जोड़ देना है। यहाँ पावर कितना है 1/2, यहाँ 3/2। तो बोलो 1/2 को कितना से जोड़ देंगे 3/2 से। अब बोलो नीचे कितना होगा 2। बहुत बच्चा को एलसीएम भी नहीं आता, तो एलसीएम सीख जाना बाबू थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 एकम 2, तो यहाँ भी गुना करेंगे 1 से, और प्लस यहाँ से यहाँ जाने पे 1, तो 3 एकम 3, तो 4/2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला है बाबू, पहला 1, इसका इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलते हैं बाबू इसको, सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आया, बहुत आसान है। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उसके पावर को जोड़ देना, निकल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल है, अगला सवाल बनाते हैं। इधर देखो अगला सवाल बी नंबर वाला, बी नंबर वाला सवाल बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ ए के पावर में क्या है 3/2, बी के पावर में कितना है -1, तो यहाँ रखेंगे 3/2 -1, नीचे भी है 1, यहाँ नीचे लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब सुनना इधर, यहाँ से यहाँ कितना बार में, एक बार में, तो ऊपर भी 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 माइनस का साइन, यहाँ से यहाँ कितना बार में 2 बार में, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। क्लियर हुआ ये चीज़। देखो इसका आंसर दिया है, बी का आंसर दिया, बी का आंसर दिया कितना दिया बाबू 1/2, कितना दिया बाबू 1/2, 1/2 यानी हाफ, ठीक है, हाफ। क्लियर हुआ ये चीज़। यहाँ कितना 2, 2 माने सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हुआ, समझ में आया, बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ, ये हो गया। अब हम लोग देखो बाबू ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट पे बात करेंगे। उससे पहले एक सवाल तुमको हम दे रहे हैं, देखो ये वाला बाबू कमेंट कर देना, ये वाला जो है ना इसको कमेंट करना। देखो तुम लोग जो कमेंट करता है ना उसको हम मानते हैं कि नहीं तुम रिस्पॉन्ड कर रहा है, और रिस्पॉन्ड जब करेगा तो हम और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे और बहुत आसान भाषा में सारा चीज़ को समझाएंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हमको भी वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है। हम अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसको मानिए कि हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा, और बताओ कितना टाइम लगता है कमेंट करने में, 1 सेकंड का चीज़ है, वीडियो देखे देखे तुरंत कमेंट कर देगा। तो इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, 3.3 का। बहुत बढ़िया, चलो बाबू यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अपना यूनिट। देखो बाबू अब हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। जो रेट कांस्टेंट होता है यानी जो के होता है, इसका यूनिट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, यूनिट देख रहे, किसका यूनिट देख रहे, रेट कांस्टेंट का। यूनिट देख रहे, किसका यूनिट देख रहे, रेट कांस्टेंट का, ठीक है। पहले समझो रेट कांस्टेंट होता क्या है। इधर देखो हम लोग पढ़े रेट लॉ, क्या पढ़े बाबू, रेट लॉ। रेट लॉ क्या पढ़े, ध्यान देना, रेट लॉ में पढ़े कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर एन के। क्लियर हुआ ये चीज, यही होता है रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर एन, ठीक है। हाँ सर समझ गए यहाँ तक। चलो अब सुनो, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ आएगा के, कंसंट्रेशन ऑफ आर का पावर एन। ये जो के है ना बाबू, इस के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। क्लियर हुआ ये चीज, और यही हमको निकालना है, यही हमको निकालना है। ध्यान देना कैसे निकालेंगे, आराम से देखो 2 मिनट के अंदर सीख जाएगा। इधर देखो, ध्यान देना, इधर देखो, करना कुछ नहीं है, के को वहीं रहने देते हैं। अब बोलो ये वाला आ जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ सर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बोलो सर, नीचे हो जाएगा
कंसंट्रेशन ऑफ आर का पावर एन। ठीक है, यही चीज यहाँ पे याद रखना, यही चीज यहाँ पे याद रखना। क्लियर हुआ ये चीज? रेट ऑफ रिएक्शन और नीचे रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ आर का पावर एन। बताओ ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इसको याद रखना। ठीक है, अब बताते तुमको रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा, उसके बाद आराम से समझ जाएगा। यूनिट पे बात करते हैं, तो इधर आ जाओ। जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होता है बाबू, जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पूरा ही लिखते हैं, कंसंट्रेशन उसको ऊपर रखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आर या फिर पी। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर या पी, इसको ऊपर रखेंगे। और नीचे बाबू, नीचे नीचे हम लोग रखेंगे, नीचे हम लोग रखेंगे चेंज इन टाइम। नीचे क्या रखेंगे बाबू? चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ऊपर रखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर और पी और नीचे रखेंगे चेंज इन टाइम। ठीक है, यही चीज याद रखना। क्लियर हुआ? तो ये है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है मेरा? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब सुनो बाबू, कंसंट्रेशन इससे पहले एक सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। कंसंट्रेशन इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था और उसमें एक चीज तुम पढ़ा था, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। तुमको यहाँ मोलैरिटी याद रखना। ठीक है, बस मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। और इसका यूनिट क्या था? मोल पर लीटर। इतना बात याद रखना, मोल पर लीटर। ठीक है, या फिर इसी को लिखते थे, या फिर इसी को लिखते थे मोल लीटर इनवर्स। बोलो इतना बात क्लियर हुआ? समझा बाबू इतना बात? मोलैरिटी को लिखते हैं मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? ठीक है, फिलहाल देखो ऊपर यूनिट क्या है, ऊपर कंसंट्रेशन के लिए यूनिट क्या लेंगे? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, ऊपर कैपिटल एम रहने दो। नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या लेंगे? सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये चीज को हटाते हैं। इधर देखो, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ऊपर क्या लिख सकते हैं? एम। अब बोलो एम का कुछ नहीं है तो पावर कितना हो जाएगा? 1। और नीचे टाइम है सेकेंड, और सेकेंड का भी कुछ नहीं तो पावर कितना हो जाएगा? 1। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर समझ गए। अब ये है सेकेंड, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो बाबू इसको क्या लिख सकते हैं? एम का पावर 1 और सेकेंड इनवर्स। बोलो ये चीज क्लियर हुआ? समझा? एम का पावर 1 और सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट रखना याद, एम का पावर 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और एम का यूनिट क्या होता है लिख देते हैं, एम मैंने आगे बताएंगे, फिलहाल इतना दिमाग में याद रखो, खिचड़ी हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, एम रखे और सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये वाला चीज को हम आगे ले जाते हैं, ये वाला चीज को हम आगे ले जाते हैं, बाकी सब हटाते हैं। बस इसी से हमको काम है, ये वाला चीज से, बस इसी से हमको काम है। इसको देखना अच्छे से, इसको बढ़िया से तनिक देखना बाबू, बढ़िया से इसको देखना, बढ़िया से देखो इधर। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका यूनिट क्या निकाले? एम का पावर 1 सेकेंड इनवर्स, यही निकाले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनो नीचे क्या है बाबू? नीचे देखो, नीचे है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन है मतलब यूनिट यहाँ पे क्या लेंगे? मोलैरिटी, यहाँ पे एम, और एम का पावर कितना? एन। बहुत बढ़िया, सीख गया ये चीज। अब देखो इधर, ऊपर नीचे जब बेस सेम रहता है, देखो इधर ऊपर नीचे जब बेस सेम रहता है तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और उसको डिवाइड करते हैं। जैसे समझो, अगर कहीं लिखा 10 का पावर 5 और नीचे लिखा 10 का पावर 2, तो देखो 10 10 बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 10 5 का पावर, सॉरी 5 माइनस 2, 10 का पावर 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3। उम्मीद है ये सब तो आता ही होगा। जैसे एक चीज़ और बताते, जैसे अगर कहीं लिखा है 10 का पावर 5 और गुने 10 का पावर 2, तो बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में तो ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 7। बोलो क्लियर हुआ ये चीज़? समझा मेरा बात को? बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया, जबरदस्त बाबू। चलो इधर आ जाओ, देखो इधर ये वाला चीज जो है एम का पावर एन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो इधर एम 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ ये चीज? एम
1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। क्लियर हुआ ये चीज? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, याद रखना इसको। चलो अब इसी को नीचे ले आते हैं। क्या है? एम। एम माने क्या होता है? मोलरिटी। 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है बाबू? मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ये यूनिट याद रखना, ये यूनिट होता है के का। बहुत बढ़िया, इसको याद रख लेना, काम हो जाएगा। और देखो यहाँ एन मने क्या होता है बाबू? एन मने होता ऑर्डर। एन मने होता ऑर्डर। क्लियर हुआ ये चीज? एकदम अच्छे से बाबू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ना जाने कितना बार पीवाईक्यू में इससे सवाल आया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पहले बता दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना, मेरे साथ रटो एक बार। मोल लीटर इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। मेरा गला बैठ गया पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, याद कर लो इसको, याद कर लो, काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन बन जाएगा, 1 मार्क्स आ जाएगा बाबू, इसीलिए इतना जोर डाल रहे हैं, इतना बार इस पे बात कर रहे हैं। अब सर एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? तुमसे बोला जाएगा, देखो जीरो ऑर्डर के लिए अलग अलग ऑर्डर होता है। देखो पहले एक चीज बताते हैं, अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बाबू, ये क्या क्या हो सकता है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, एनसीईआरटी पढ़वा देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। देखो इधर ध्यान देना थोड़ा सा, इधर देखना, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ, देखो इधर, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी 0 1 2 3 और इवन फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा? बोलेगा कि जीरो ऑर्डर, क्या बोलेगा? जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू यूनिट बताइए। जीरो ऑर्डर के लिए पहले देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या होता है। सर ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? तुमसे एग्जाम में पूछेगा जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए। हम लिख दे रहे हैं रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट यूनिट और जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। ठीक है, एकदम बच्चा ऐसा बता रहे, ध्यान दो बाबू। अगर जीरो ऑर्डर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए याद रखना, एन का वैल्यू होता है 0। एन का वैल्यू कितना होता है बाबू? 0। मेरा बात दिमाग में डालो, जीरो ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या होता है? 0। और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या था? देखना, अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे। रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है, देखो यहाँ क्या है? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। इसको रट लेना। ठीक है, तो बोलो यहाँ क्या रखेंगे? मोल रेट कांस्टेंट यूनिट, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। यही है, बताओ कोई दिक्कत? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यही है कि नहीं? हाँ सर यही है। अब ध्यान देना, बोलो मोल लीटर इनवर्स। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब बोलो किस ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर के लिए। तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 ही ना होगा बाबू। 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, यानी कुल मिला के इसका यूनिट यही रह जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसको मत भूलना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए याद कर लो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिमाग में डालो, इसको भरो दिमाग में। नहीं समझ में आए वीडियो पीछे करो एक बार देखो। दिक्कत आज का बच्चा के साथ यही है, हर चीज एकदम मक्खन के जैसा चाहिए कि एक बार में। अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना तो जरा सा भी नहीं सर, एकदम बच्चा ऐसा तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, हम फिर भी बच्चा ऐसा ही समझाएं, लेकिन इसको दिमाग में डालो। नहीं समझ में आया, पीछे वीडियो को करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, दिमाग में नहीं घुसे तब तक देखते रहो। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? बहुत ही बढ़िया। तो रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा सर? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसके लिए हम अलग पेज बना देते हैं।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट होगा, एक सेकेंड, रेट कांस्टेंट होगा, यानी जो के का यूनिट होगा, जो यूनिट होगा वो क्या होगा बाबू, वो होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलो क्लियर हुआ चीज, याद रखना। ये हो गया पहला, ये हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया पहला, इसको याद रखना, इसको बहुत बढ़िया से याद रखना बाबू। ये हो गया पहला, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। हाँ सर समझ गए। अब यही चीज़ हम निकालेंगे, ये जो चीज़ है ये निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसके लिए निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे थे, अब किसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सुनना इधर ध्यान से, अगर हम रेट कांस्टेंट यूनिट या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अगर रेट कांस्टेंट यूनिट निकाल रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर बोले एन का वैल्यू लेना है 1, एन का वैल्यू कितना लेना है 1। और बोलो रेट कांस्टेंट यूनिट तो यहाँ पे है ही, ये चीज़ तो है ही है, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब सुनो यहाँ लिखेंगे के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन की जगह पे कितना रखेंगे बोलो 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब सुनना मेरा बात, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, ध्यान दो, के इज इक्वल टू बाबू 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर हुआ चीज़। तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। क्या होता है बाबू सेकेंड इनवर्स, मेरा बात याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। कहीं लिख लो, कहीं याद कर लो, भूलना मत, एग्जाम तक तो बिल्कुल नहीं भूलना इसको, एग्जाम तक नहीं भूलना, एग्जाम के बाद भूल जाओ हम नहीं मानेंगे बुरा, एग्जाम तक ये सब चीज़ नहीं भूलना चाहिए। चलो अगला चीज़ लिख देते हैं हम, कहाँ लिखे थे वो वाला, कहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, रेट कांस्टेंट का यानी के का जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। क्या होगा बाबू सेकेंड इनवर्स, क्लियर हुआ ये चीज, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ ये चीज। दो चीज हम अलग से लिख दिए हैं। अब चलो अब यही चीज हम बात करते हैं किसके लिए, यही चीज हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, ध्यान देना। रेट कांस्टेंट यूनिट किसके लिए देख रहे हैं बाबू, सेकेंड ऑर्डर के लिए, किसके लिए देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, किसके लिए सेकेंड ऑर्डर। सुनना इधर, सेकेंड ऑर्डर अगर बोलेगा ना बाबू सेकेंड ऑर्डर, तो एन का वैल्यू होता है 2, एन का वैल्यू कितना होता है 2, मेरा बात याद रखना, सेकेंड ऑर्डर के लिए बाबू एन का वैल्यू कितना होता है 2, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनो बाबू तुमको करना क्या, यही फॉर्मूला में 2 बिठा देना, देखो यहाँ ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। अब बोलो 1 माइनस क्या लिख देंगे 2, ए का वैल्यू निकाल रहे हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब बताओ 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1, तो मोल लीटर इनवर्स यहाँ कितना बचेगा -1, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। अब बहुत बच्चा इसको नहीं कर पाता, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में कर दे रहे हैं, इसको देखना, इसको थोड़ा हम डिटेल में कर दे रहे हैं, ये वाला चीज़ बहुत बच्चा इसको नहीं कर पाता है, बहुत बच्चा इसको नहीं कर पाता है, इसको हम बहुत डिटेल में कर दे रहे हैं। इधर देखो ये वाला चीज़ को बाबू, ये वाला चीज़ को, एक सेकंड रुक जाना, यही है, यही है मोल लीटर इनवर्स, ब्रैकेट के बाहर है -1 सेकेंड इनवर्स। अब तुमको क्या करना है, एक बार -1 इसमें रखना है मोल पे, तो क्या हो जाएगा मोल -1, ठीक है, एक बार लीटर पे रखना है, लीटर ऑलरेडी -1 है, और इसके ऊपर भी रखना -1, ठीक है, ये है सेकेंड इनवर्स। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पहले तो मोल पे हो जाएगा -1, इस पे हो जाएगा +1,
और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। ये हो गया किसका यूनिट बाबू? मोल पे -1 किसका हो गया बाबू? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मोल पे -1, लीटर पे +1, सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट याद रखना, ये यूनिट याद रखना। कहाँ पे लिखे थे हम? एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, तीसरा नंबर लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसका जो यूनिट होगा बाबू, इसका जो के का यूनिट होगा लिख दे रहे हैं यहाँ। इसका था मोल, मोल पे क्या था? -1, लीटर पे क्या था? 1, और सेकेंड पे -1। ठीक है, हो गया ये चीज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इसको सर्कल कर। हो गया यहाँ तक। मोल पे -1 ये चीज। अब यही देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है, इधर देखना, एक सेकंड, हाँ यहाँ देखो, यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, देखो यहाँ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका यूनिट लिखा है बाबू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू 0, एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2। देख लो अच्छे से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देखो इधर फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, और देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल का, शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बड़ा कर दे क्या, और बड़ा कर दे क्या, चलो देखो इधर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब तुमको हम एक काम दे देते हैं, वो तुम करके बताना कमेंट सेक्शन में। अगर ये चीज़ तुम समझ गया है तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताना। थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट, यूनिट के का यूनिट कमेंट करना है, कमेंट करना है, कमेंट करना है। ठीक है, यही है। तो ये खत्म हो गया मेरा रेट लॉ। क्या खत्म हो गया? रेट लॉ बाबू, खत्म कहानी। ठीक है, रेट लॉ का कहानी खत्म हो गया। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बढ़िया से बनाओ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।